तो इसका मतलब है कि मछलियों को और चारे की आवश्यकता है, लिहाजा अगले दिन आप 3 किलो के बजाय उसको 4 किलो बना दें। यदि उस दिन भी पूरा खाना उपयोग हो जाता है तो आप उसको और अधिक बढ़ा सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जब तक कि उसमें थोड़ा सा आहार बच ना जाए। यानी कि हमें मछलियों को एट लिबिडम खिलाना है, उनको पेट भर के खिलाना है, तभी हमें पर्याप्त मात्रा में उनका विकास और उनकी वृद्धि करके संवर्धन हो सकेगा। एक मछली ग्रास कार्प होती है जो कि घास ही खाती है, ज्यादातर वो अपने शरीर के भार का 2 गुना तक घास खा लेती है, तो उसके लिए हरे चारे की आवश्यकता होती है जिसे उसमें देना आवश्यक होता है। यदि उर्वरक की बात करें तो उसमें के उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए है तो हम दो तरह के उर्वरक यूज करते हैं, जिसमें से एक तो कार्बनिक होता है और दूसरा अकार्बनिक होता है। कार्बनिक रसायनों में हम ज्यादातर गोबर की खाद या यूं कह लीजिए पोल्ट्री की खाद का इस्तेमाल करते हैं। सबसे उपयुक्त होता है कि हम पोल्ट्री की खाद का इस्तेमाल करें, जिसको अपने तालाबों में 2 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जाता है। पोल्ट्री की खाद में चूंकि फॉस्फेट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत तेजी से आपके तालाब में उर्वरक शक्ति तथा मछलियों का जो प्राकृतिक आहार है, जिन्हें हम प्लवक या प्लैंकटन कहते हैं, उनकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। इस कारण से ये पोल्ट्री के इसका बीट का इस्तेमाल किया जाना या पोल्ट्री की खाद का इस्तेमाल किया जाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा यदि हम गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करना चाहें, गोबर की खाद का इस्तेमाल करें तो ताजा गोबर अगर मिले तो वो अति उत्तम माना जाता है। अकार्बनिक रसायनों में खादों में जैसे कि हम यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश और सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से यूरिया का इस्तेमाल प्रत्येक माह लगभग 2 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से, म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से तथा सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रत्येक माह एक निश्चित अवधि में करना चाहिए। इससे यह रहता है कि आपके तालाब की उर्वरक शक्ति बराबर बनी रहती है, मछलियों का प्राकृतिक आहार नियमित रूप से बनता रहता है, जिसे खाकर मछलियां अपने वृद्धि को प्राप्त कर आपके उत्पादन में वृद्धि करती हैं। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। किसान भाइयों, जायद मौसम में उगाई जाने वाली पत्तीदार सब्जियों के अंतर्गत यदि चौलाई की बात की जाए तो इसकी खेती आलू की खुदाई तथा सरसों, गेहूं, जौ की कटाई के उपरांत खाली खेतों में इसकी खेती प्रदेश के विभिन्न जिलों में जैसे फैजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, वाराणसी तथा कानपुर मंडलों सहित अन्य क्षेत्रों में की जाती है। तो जो किसान भाई चौलाई की खेती करना चाहते हैं उनके लिए यह उपयुक्त समय है, परंतु चौलाई की खेती में कुछ प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि किसान भाई सही खेत का चुनाव एवं उन्नत प्रजातियों का चयन नहीं करते हैं और खेत की ठीक प्रकार से तैयारी भी नहीं करते हैं तथा असंतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और चारित बीजों को असमान दूरी पर बुवाई कर देते हैं तथा बुवाई उपरांत खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं फसल सुरक्षा पर भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसका परिणाम खेतों में कम बीजों का जमाव, कमजोर पौध एवं पौधों का कम वृद्धि विकास तथा कीट रोगों के प्रकोप के रूप में सामने आता है। अंततः किसान भाइयों को कम उपज में ही संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, चौलाई की खेती में कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं को तथा किस प्रकार से अपनाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, सर्वप्रथम चौलाई के आर्थिक महत्व के बारे में जानते हैं। यह एक खनिज लवण से भरपूर साग वाली सब्जी है। गर्मी के मौसम में इसकी मांग अधिक होती है, अतः जो किसान भाई इसकी खेती करने के इच्छुक हैं वे इस समय बुआई का कार्य कर सकते हैं। जिस खेत में चौलाई की बुआई करनी हो उसकी मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। हल्की अम्लीय मृदा में भी इसकी बुआई की जा सकती है। खेत की तैयारी हेतु 3 से 4 जुताइयां करके पाटा लगाकर अच्छी प्रकार भुरभुरी बनाकर खेत को समतल बना लिया जाता है।
अब आइए बात करते हैं इसकी उन्नतशील प्रजातियों की। तो इसके अंतर्गत बड़ी चौलाई, पत्तियां हरे रंग की आकार में बड़ी होती हैं। यह ग्रीष्म ऋतु में उगाने के लिए अच्छी प्रजाति है। पूसा कीर्ति, पत्तियां 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी, 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा हरे रंग की होती हैं। बुआई के 30 से 35 दिन बाद इसकी पहली कटाई मिल जाती है तथा 70 से 80 दिनों तक इसकी कटाई की जा सकती है। ग्रीष्म ऋतु में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म औसत पैदावार 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पूसा किरण, पत्तियां हरी, मुलायम, चौड़ी होती हैं। पहली कटाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद की जा सकती है। कोयम्बटूर 1, तना गोल, मुलायम, हरे रंग का होता है। पत्तियां गहरे हरे रंग की धारीदार होती हैं। पहली कटाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद की जाती है। औसत उपज 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पूसा लाल चौलाई, पत्तियां लगभग 8.5 सेंटीमीटर लंबी एवं 6.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। पत्तियों का रंग लाल होता है, तने का रंग भी लाल ही होता है। इसकी औसत उपज 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रति एकड़ क्षेत्रफल में बुआई के लिए 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। अब आइए जानते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो बीज बुआई के 1 माह पहले 90 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस एवं 10 किलोग्राम पोटाश अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। इसके पश्चात प्रत्येक कटाई के उपरांत 10 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना आवश्यक है। बुआई के लिए 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति बनाते हैं और उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करते हैं। चूँकि इसका बीज बहुत ही बारीक होता है, इसलिए राख या बालू में मिलाकर नालियों में बुआई करें। उसके बाद नाली को ढक दें। ध्यान यह रखें कि खेत में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है। जहां तक बुआई के समय की बात है तो फरवरी से लेकर जुलाई का माह चौलाई की बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। बुआई के बाद जब फसल का जमाव हो जाता है तब खरपतवारों की समस्या देखी जाती है। अतः फसल के जमाव से पूर्व अर्थात फसल बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलिन की 1.25 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से पीछे हटते हुए छिड़काव करें, जिससे कि आपकी फसल 40 दिनों तक खरपतवार मुक्त रहेगी। परंतु किसान भाइयों, यदि इस खरपतवार नाशी का छिड़काव नहीं कर पाते हैं तब आवश्यकता अनुसार 2 से 3 निकाय गुड़ाई की इस फसल को आवश्यकता होती है। सिंचाई की अगर बात करें तो बुआई के समय खेत में नमी की कमी रहने पर बुआई के तुरंत पश्चात एक सिंचाई कर देनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में प्रत्येक कटाई के बाद फसल की आवश्यकता अनुसार चौथे या 5वें दिन सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, इन फसल में बहुत ज्यादा रोग कीटों का प्रकोप नहीं देखा गया है, परंतु फिर भी विषम परिस्थितियों में पर्ण दाग एवं पर्ण चित्ती रोग दिखाई पड़ता है, जिसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कीटों के अंतर्गत इसमें कटुआ सूंडियों का प्रकोप बहुतायत देखा जाता है। ये कीट पत्तियों को काटकर या छेदकर नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक छिड़काव के रूप में नीमगिरी का 4% का घोल बनाकर छिड़काव करते रहना चाहिए तथा अत्यधिक प्रकोप की स्थिति में क्यूनॉल फॉस दवा 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 छिड़काव करें। इस प्रकार किसान भाइयों, बीज बुआई के 25 से 30 दिन बाद इसकी पहली कटाई की जाती है। हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल की कटाई होती रहती है। किसान भाइयों, राज्य में कृषि आधारित व्यवसायों की बात की जाए तो हमारे किसान भाई पशुपालन, मुर्गी पालन आदि को अपनाए हुए हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात करते हैं बैकयार्ड मुर्गी पालन यानी घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन की, जो काफी सरल एवं कम लागत से शुरुआत करने वाला यह लाभकारी व्यवसाय प्रदेश के कमजोर एवं भूमिहीन किसानों द्वारा अपनाया जा रहा है। परंतु बैकयार्ड पोल्ट्री की सही प्रजातियों एवं सही प्रबंधनों के अभाव में किसान भाई ज्यादा लाभ न लेकर परंपरागत तरीके से अपनाए हुए हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक कृषक से जिन्होंने भी बैकयार्ड मुर्गी पालन को अपनाया हुआ है। बैकयार्ड फार्मिंग अर्थात घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन,
ये एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। आमतौर पर ये बहुत पहले से इसका प्रचलन चला आ रहा है कि लोग जो है अपने घरों में 2, 4, 10, 20, 50 की संख्या में मुर्गी पालते हैं। आमतौर पर जो देसी मुर्गी का पालन होता है वो 80 से 90 अंडा प्रति वर्ष देती है। इसके पालन के लिए एक छोटा सा घर बनाना आवश्यक है। बैकयार्ड पोल्ट्री का खूबी ये है कि आप उसको अगर थोड़ा सा दाना वगैरह की व्यवस्था कर दें तो ये चरा करके जो अन्य इसकी आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन की आवश्यकता या मिनरल मिक्सर, मिनरल विटामिन्स की, ये हरा घास फूस कीड़ा मकोड़ा खा करके इसकी पूर्ति कर ले, तो उस पे अंडा का उत्पादन खर्च काफी कम हो जाता है। एक किसान को 50 मुर्गियों से शुरू करे तो 50 मुर्गी के साथ साथ जो है वो 8-10 जो है मुर्गा भी रखे। और ग्रामीण स्थिति में जो है गरीब किसान लोग हैं, अगर इसका उत्पादन सही माने में करे तो बहुत अच्छी जो है आय प्राप्त करके अच्छा जीवोपार्जन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने इनके अनुभवों को जाना, जो कि काफी नहीं है, जबकि आज के समय में बैकयार्ड मुर्गियों की नई प्रजातियां आ गई हैं, जिनका ठीक प्रकार से आहार एवं रखरखाव प्रबंधन कर प्रदेश के किसान भाई अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसी सोच के तहत आज हम बैकयार्ड मुर्गियों का पालन कैसे करें और किस प्रकार लें कम लागत में इस सह व्यवसाय से अच्छा लाभ, इसके लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर CM यादव से। उन्नत नस्ल की मुर्गियां पालकर अपने आजीविका में अच्छी वृद्धि कर सकते हैं। द्विप्रयोजनीय या द्विउद्देश्य आइलैंड रेड और प्रतापधन नस्ल की मुर्गियां अच्छी रहती है। प्रतापधन वह अभी हाल ही में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुक्कुट फार्म पर है। प्रतापधन मुर्गी है, ये एक बहुरंगी पक्षी है, इसलिए यह मुर्गी दोनों उद्देश्य के लिए उपयुक्त है, जिसमें 160 अंडे प्रति मुर्गी प्रति वर्ष प्राप्त होता है और इस मुर्गी का मीट भी काफी अच्छा, ग्रामीण अंचल के वातावरण को सहन कर लेती है, रोगों का प्रकोप कम होता है। 5.5 से 6 महीने में इस मुर्गी का वजन 2 से 2.25 किलो हो जाता है, इसी से देना प्रारंभ कर देती है तथा 5.5 से 6 महीने में इस मुर्गे का जो वजन 3 से 3.5 किलो तक इसका वजन हो जाता है। मुर्गा 500 से 600 रुपए के बीच में आसानी से बिक जाता है और एक देसी टाइप में दिखता है। चोंच है काफी लंबी होती है, जिसमें प्रभुक से अच्छी तरह सुरक्षा हो जाती है। ये मुर्गी विपरीत सहने की क्षमता के कारण घर के पिछवाड़े व खुले में आसानी से पाला जा सकता है। इस मुर्गी की जो मुख्य विशेषता है वह कुड़ क्षमता का गुण है। प्रतापधन मुर्गी का वार्षिक अंडा उत्पादन जो देसी मुर्गियों इसकी अपेक्षा 274% अधिक अंडा उत्पादन प्रतापधन मुर्गी से मिलता है और 8 सप्ताह की आयु में इसके शरीर का वजन 680 ग्राम से 720 ग्राम तक हो जाता है। 20 सप्ताह की आयु में शरीर का वजन 2 किलो 300 ग्राम तक हो जाता है। मुर्गियों की देखभाल के लिए जो मुख्य रूप से जो देखभाल करनी चाहिए, ये जो मुर्गी पालन जो घर दिख रहा है इसमें चारों ओर जाली लगी रहती है, बोरी या टाट से अच्छी तरह से ढक देना चाहिए और दिन में बोरी को वापस ऊपर टांक देना चाहिए और रात में सुव्यवस्था होनी चाहिए। टांकने वाला फीडर रहता है जिसके हैंगिंग फीडर कहते हैं। इस फीडर में मुर्गी जितना दाना खाती है उतना खा लेती है, बाकी इस फीडर में रहता है। इससे मुर्गी पालकों को आर्थिक नुकसान नहीं होता है। जो पानी पिलाते हैं वह पानी ताजा होना चाहिए। पानी के साथ ही इनको विटामिन का घोल पिला देना चाहिए या विटामिन और खनिज दाने में मिक्सर कर देना चाहिए, रोग वगैरह नहीं आए और ठंड से बच सके। मुर्गियों को जो आहार देते हैं वह संतुलित आहार होना चाहिए। इसके लिए मुर्गी की आयु के हिसाब से बनाते हैं, जिसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इस तरह से 100 किलो मुर्गी आहार बनाते समय इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, पीली मक्का 50 से 60%, मूंगफली की खल 20 से 30%, मछली का चूरा, हड्डी का चूरा 5 से 10%, शीरा 5 से 10%, खनिज मिश्रण 3 से 4%, नमक 0.03%। औसतन मुर्गी के बच्चे 2 माह की आयु पर 50 ग्राम, 3 माह की आयु पर 75 ग्राम, 4 माह की आयु पर 100 ग्राम, 5 माह की आयु पर 110 ग्राम, 6 माह की आयु पर 120 ग्राम तथा एक वयस्क मुर्गी 130 ग्राम से 145 ग्राम तक आहार प्रति मुर्गी प्रतिदिन खाती है तथा 20 सप्ताह बाद लेयर राशन दिया जाता है।
टीकाकरण। सामान्यतः बैकयार्ड मुर्गी पालन हेतु ऐसी प्रजातियों को चुना जाता है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। उनमें टीकाकरण व अन्य बीमारियों की रोकथाम की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी मैरेक्स, रानीखेत, गम्बोरो आदि के टीके लगवा देने चाहिए। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक और ब्रेक का। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सुरैया बाराबंकी के जगदीश चौधरी ने। आपने सूकरों की उन्नतशील नस्लों के बारे में जानकारी चाहिए, तो चौधरी जी इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इसके अंतर्गत सबसे पहले बात आती है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर की। यह एक उजले रंग का सूकर है जिसका पालन हमारे देश में काफी हो रहा है। इसके कान छोटे एवं खड़े होते हैं। इस जाति के नर से देसी सुकरियों के संकरण से प्राप्त सूकर ग्रामीण वातावरण में पालने के लिए काफी उपयुक्त है। इसका शारीरिक विकास एवं बच्चे देने की क्षमता अधिक है। दूसरा है लैंडरेस। यह भी उजले रंग का ही सूकर है जिसके कान लंबे एवं आगे की ओर आँखों के ऊपर कुछ झुके से प्रतीत होते हैं। तीसरा है टैमवर्थ। इसका रंग सुनहला लाल होता है। यह कठोर तथा ताकतवर होता है। देसी सुकरों की नस्ल सुधारने के लिए यह एक अच्छी नस्ल है। इसके चमड़े मुलायम होते हैं तथा चर्म रोग इस नस्ल में अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। हैम्पशायर। इसके शरीर का रंग काला होता है परंतु एक उजले रंग की धारी इसके ऊपर इसके अगले पैर और पीठ पर होती हुई पाई जाती है। इसके दूध पीते बच्चे में मृत्यु दर काफी पाया जाता है। यह नस्ल काला होते हुए भी अपने प्रदेश में पालने के लिए उपयुक्त नहीं है। इन सारी नस्लों के अलावा वॉर्कशायर, चाइना, चेस्टर हवाई इत्यादि काफी प्रचलित है। किसान भाइयों, जहाँ तक टेंडी नस्ल की बात है तो यह नस्ल देसी तथा टैमवर्थ के संकरण के द्वारा उत्पन्न की गई है। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर है आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखें इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यूपी में आज से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ गए दाम, तो डीएनडी ने भी बढ़ाया टोल टैक्स। रेलवे ने टिकट किरायों में बढ़े हुए दरों को किया लागू। गोंडा में बीएसपी नेता जुगुल किशोर ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, सीएम अखिलेश पर लगाया गंभीर आरोप। राज्य मंत्री विनोद सिंह ने बसपा सांसद जुगुल किशोर पर किया पलटवार, कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग देते हैं बयान, दर्ज कराएंगे मुकदमा। लखनऊ में सिरफिरे आशिक ने अवैध संबंध के चक्कर में की शादीशुदा प्रेमिका की हत्या,
पुलिस ने किया गिरफ्तार। और उत्तर प्रदेश में आज से गुटखे पर प्रतिबंध, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार लगा रही है प्रतिबंध। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना यूपी, आपके साथ मैं हूं शबाब। यूपी में रविवार की रात से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ गए। पेट्रोल अब 74 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर, डीजल 52 रुपए 72 पैसे, जबकि रसोई गैस की कीमत अब 425 रुपए 50 पैसे हो गई है। बिना सब्सिडी के रसोई गैस अब 950 रुपए में मिलेगी। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों का असर सीधे तौर पर सब्जियों, दालों और दूसरे खाद्य पदार्थों पर भी पड़ेगा। उधर रेलवे ने भी आज से ट्रेनों के बढ़े हुए किराए दरों को लागू कर दिया है। लोगों को आज से रेल यात्रा के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। तो आपको बता दें कि तमाम चीजें महंगी हो गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, रसोई गैस महंगी हो गई। साथ ही साथ रेल किराए में भी बढ़ोतरी की गई है और बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल यानी कि आज से लागू हो गई है। अगर आपने अपनी रेल यात्रा का प्लान बनाया है और टिकट पहले निकाला है, उसके बावजूद आपको बढ़ी हुई दरों को रेल के भीतर ही चुकाना होगा। बढ़ा हुआ किराया आज से लागू हो गया है। वहीं नोएडा से दिल्ली जाना एक बार फिर महंगा हो गया, क्योंकि डीएनडी फ्लाईवे ने एक बार फिर टोल टैक्स के दरों में इजाफा कर दिया है। लगातार बढ़ रहे टोल टैक्स से जहां आम लोग परेशान है, वहीं डीएनडी प्रबंधन पैसा कमाने में लगा है। बढ़ी हुई दरों के मुताबिक अब बाइक वालों को 11 की बजाय 12 रुपए, कार वालों को 22 की बजाय 25 रुपए, लाइट व्हीकल्स को 45 रुपए की बजाय 55 रुपए, हैवी व्हीकल्स 2XL को 55 की बजाय 70 रुपए, हैवी व्हीकल्स 3XL को 75 की जगह 100 रुपए और हैवी व्हीकल्स 4 से ज्यादा 95 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए टोल टैक्स अब उन्हें देना होगा। टोल टैक्स बढ़ने से आम लोग खासे परेशान हैं और उनका कहना है कि पहले ही पेट्रोल और रसोई गैस महंगी हो रही है, लेकिन जिस तरह डीएनडी साल में 3 बार अपने टोल टैक्स को बढ़ाता है, उससे तो लगता है कि डीएनडी का इस्तेमाल ही बंद करना होगा। आपको बता दें कि हर रोज डीएनडी से 5 लाख लोग दिल्ली नोएडा और नोएडा दिल्ली आते जाते हैं। ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी जेबों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ये रेट रविवार की रात 12 बजे के बाद से लागू हो गए। इसके लिए तो बहुत दिक्कत की बात है, हमेशा वृद्धि होती रहती है, इसके लिए तो बहुत परेशानी चल रही है, हम लोगों के लिए परेशानी होगी। जैसे डीएनडी कई जगह फ्री है और जिसको टोल है फ्री होनी चाहिए, तो फ्री होनी चाहिए, कम से कम बाइक तो फ्री होनी चाहिए। बाइक वाले के लिए तो बहुत परेशानी होती है। ये क्या कहेंगे, परेशानी कर रखा सरकार ने। और भी करीब ऐसे हैं टोल जो तकरीबन 2 व्हीलर के लिए फ्री है। आप लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ तो परेशान कर रखी है, जब भी आओ 11 लोग पूरे 11 चाहिए ना, तो 10 साल हो गए, 10 साल से खून चूस है पब्लिक का। तो यहाँ पे करना पड़ता है और टोल पे है, फरीदाबाद वगैरह तो फ्री है और बहुत सारे टोल फ्री है। लखनऊ में रविवार को एक प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका की चाकुओं से कूदकर हत्या कर दी। घटना महानगर थाने के न्यू हैदराबाद की है, जहां पूजा मिश्रा नाम की शादीशुदा महिला अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि पूजा का पुलिस फॉलोअर के बेटे मनीष मंडल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार को मनीष ने पूजा से मिलने को कहा तो पूजा ने मना कर दिया, जिससे बौखलाया मनीष अपने साथी सूरज और आमिर के साथ पूजा के घर पहुंचा। पहले तीनों ने घर में मारपीट की और फिर मनीष ने चाकू मारकर पूजा को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे आनंद फानन में ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां पूजा की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ इसका कोई अवैध संबंध रहा होगा, जैसा ये बता रहा है।
उसमें ये इसने बुलाया था और ये संबंध नहीं रखना चाह रही थी, जिसकी वजह से इसने उसको चाकुओं से वार करके उसे घायल किया। ट्रामा सेंटर में ये इलाज के लिए इनके पति लेके गए, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बसपा से राज्यसभा सांसद और जोनल कोऑर्डिनेटर जुगल किशोर ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ रविवार को एक आपत्तिजनक बयान दे डाला। दरअसल गोंडा में बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय कैडर सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर जुगल किशोर मौजूद रहे। सम्मेलन में मंच से बोलते हुए जुगल किशोर ने सीएम अखिलेश यादव को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। आपको हम सुनाते हैं वो भाषण जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इस भाषण के कुछ हिस्सों को हम आपको सुना तक नहीं सकते, इस वजह से वहां पर म्यूट है। करके 8 बजे चला जाता है और सुबह 10 बजे वहां से निकलता है। कर रहा है कर रहा है जा करके 8 बजे चला जाता है और सुबह 10 बजे वहां से निकलता है। कर रहा है जा करके 8 बजे चला जाता है और सुबह 10 बजे वहां से निकलता है। कर रहा है आज मुख्यमंत्री ढूंढे अधिकारियों को नहीं मिलता है। फाइलें पड़ी हुई हैं गंजी हुई सभी विभागों की दस्तखत करने के लिए। आज फैसला नहीं किसी फाइल पे हो रहा है, अधिकारी रो रहे हैं। उधर जुगल किशोर के विवादित बयान का विरोध सपा नेताओं ने करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विनोद कुमार सिंह ने कहा कि जुगल किशोर कोई नेता नहीं है, उनके बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और उनको जनपद में नहीं घुसने दिया जाएगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सारी पार्टियां इस समय समाजवादी पार्टी के ऊपर इस तरह अनर्गल फर्जी आरोप लगा करके और सस्ती लोकप्रियता के लिए कि हम नेता बन जाएं, हमारी न्यूज छप जाए, इसलिए इस तरह बयान देते रहते हैं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किसी भी पार्टी की हैसियत नहीं है किसी नेता में कि उनके ऊपर कोई उंगली उठा पावे। और अगर उन्होंने आपत्तिजनक बयान गोंडा में दिया है, जैसा कि आप लोग बताए हैं, तो निश्चित रूप से उनके बयान पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रविवार को राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और सांसद जयंत चौधरी ने देवरिया में भरतुआ चौराहे पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर जयंत ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जनता की नहीं सुनी जाती, बल्कि सपा के कार्यकर्ताओं का काम हो रहा है। मानसिकता सत्ताधारी दल के नेताओं की लग रही है, जिस गुरूर के साथ वो आज थानों में जाकर दखल देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी सुनी जाए। और बड़े बड़े सीनियर नेता ये कहते हैं कि डीएम और एसएसपी का काम है कि सपा के कार्यकर्ताओं की सुनी जाए, तो इससे बहुत गलत संदेश जाता है। जो अभी हिंसा की वारदात हुए हैं, पुलिस के लोग ही बड़े बड़े पदों पर रह के सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, तो आम जनता आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए संत कबीर नगर में बीजेपी में बगावत हो गई है। टिकटों को लेकर संत कबीर नगर से पूर्व सांसद इंद्रजीत मिश्र रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। भाजपा के ही एक नेता पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो संत कबीर नगर में भाजपा के संगठन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लड़के को संत कबीर नगर से लोकसभा का टिकट दिलाने के लिए पार्टी पर हर तरह का दबाव बना रहे हैं। जिले के समस्या था संत कबीर नगर जनपद एक हमारे पूर्व अध्यक्ष उनका चरागाह बन गया है। 2004 से 91 से जब वो राजनीति में आए, विभाग संसद मंत्री हुए, तभी तो उन्होंने पैसे वालों को लड़ाने का काम किया। खोजते थे कौन पैसा वाला है, और जब वो थोड़ा प्रभाव में आए
तो हम लोगों से जो हारा था, पूरी तरह से हारा था, शुरू किया 2004 में उसको लड़ाया। फिर इसके बाद एक कांग्रेस का था, 2 बार 4 5 बार चुनाव लड़ा।